सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज से राष्ट्रीय महासचिव हूँ। और आज मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। एक तो है इंजीनियर जनाब अख्तर हुसैन साहब, जो दुबई से हैं, सोशल वर्कर हैं, अपने समाज के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और 7 समुंदर पार से जब भी मैं आवाज देता हूँ ऑनलाइन आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और साथ में है बिहार के बहुत होनहार काबिल नेत्री हैं, खास करके जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। और वो अपनी जो बात रखती हैं, जिस हिसाब से बात रखती हैं, बहुत ही तर्क के साथ और बहुत ही सुंदर तरीके से बात रखती हैं, जो एक बार सुन ले वो भी दीवाना हो जाए। वो भी आज हमारे साथ हैं, तो दोनों लोगों का खैर मकदम करता हूँ। सलाम वालेकुम, आदाब। आ, सबसे पहले मैं आता हूँ, अख्तर हुसैन साहब बहुत दूर से हैं। मैं चाहूंगा कि 2-4 मिनट अपनी बातें रखें, खास करके महिला सशक्तिकरण पे। जी अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन साहब, आपको इस प्रोग्राम में मुझे इंक्लूड करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और साथ में हमारे जो महाराज जी हैं, है ना, बोल्ड, है ना, ब्रेव एंड भाईचारा का एक नारी एग्जाम्पल हैं, ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। और हम लोग इनके लिए बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। जहां तक बिहार में डेवलपमेंट की बात आ रही है, जैसा कि आपने बताया, जैसे आपको सबको बिहार असेंबली से लेकर विधान परिषद तक और पार्लियामेंट, सभा से लेकर राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक, जिस तरह से दिन प्रतिदिन महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन वो भी मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मुझे याद है, मैंने देखा है कुछ दिन पहले नीतीश जी का एक इंटरव्यू था, पार्लियामेंट में उनका डिस्कशन था कि 39 महिलाएं हैं, और उसमें से कुछ कम ही औरतें, चार कुछ दूसरे जो ओबीसी वगैरह की हैं। बहरहाल महिलाएं 39 थी आज से 10-20 साल पहले, लेकिन आज के दिन में 74 तक पहुंच गई हैं, है ना, 74 लोकसभा में। तक पहुंच गई लोकसभा जी, में। लोकसभा में। तो जी, जी। हर जगह हमारा मतलब महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। मेरा ये कहना है, बिहार में ही खासकर, बिहार में तो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार 20 सालों में अभी जैसे कि पंचायती राज में 50% का रिजर्वेशन है, कर दिया महिलाओं का। पुलिस में 35% का रिजर्वेशन कर दिया है। ट्रांसजेंडर को एक अच्छा मौका दिया उन्होंने। ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन दे करके उनको पुलिस में दारोगा और एसपी और ये दारोगा और दूसरे पोस्टों पर उनको एक सुनहरा मौका दिया है। साथ में अभी जो फिलहाल में हुआ है कि बस जो पिंक बस जो बिहार में चल रही है पटना शहर में, उन्होंने महिलाओं को स्टीयरिंग उनके हाथों में दे दिया है और उनको एक बड़ा ही अच्छा मौका दिया, और महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। और अभी हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से अभी कम है। मेहनत की जरूरत है। सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके चलना होगा हमें। और सरकार से ये भी कहना होगा कि सभी पार्टियों के को कम से कम अपने पार्टी में एक कुछ परसेंटेज, 10%, 20%, 25% महिलाओं को टिकट दे, राज्यसभा भेजे, विधान परिषद भेजे, पंचायती राज में अगर पॉलिटिकल बेसिस पे इलेक्शन होता है तो उसमें भी उसका प्रतिनिधित्व करे। यानी हर क्षेत्र में पार्टी को भी एक मजबूर करना पड़ेगा कि पार्टी अगर इतने परसेंट अपने को ज्यादा से ज्यादा जो महिलाओं को टिकट देगी और आगे बढ़ाएगी, उनको एक किसी तरह का इंसेंटिव दिया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इतनी ही बात कहूंगा, फिर बाद में बात करते हैं। अंजू महाराज को ज्यादा इनको मालूम है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक महिला आयोग के चेयरमैन रह चुकी हैं। आयोग के ये ये थी, तो इनको काफी एक्सपीरियंस है। और उस दौर से आज के दौर में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है इनको ज्यादा जानकारी है, और उसको थोड़ा ब्रीफ में बताएं ताकि सबको
जानकारी हो जाए, सबको इसके बारे में इल्म हो जाए। ओवर टू जी अमरुद्दीन भाई। बहुत शुक्रिया। वो अख्तर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने 29 से देखते देखते 74 महिलाएं पहुंची लोकसभा में, और 24 महिलाएं राज्यसभा में हैं, लेकिन हमें उससे संतुष्टि नहीं है, अभी भी बहुत कम है हिसाब देखा जाए तो। अब मैं आता हूँ अंजू महाराज जी के साथ। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं की जो सशक्तिकरण चल रहा है बिहार में, उस पर क्या नजरिया है उनका। मैं एक आंकड़ा बताऊं आपको कि बिहार विधानसभा में 26 महिलाएं थी 2020 के इलेक्शन में, जबकि 25 में 3 महिलाएं बढ़ करके 29 हुई हैं। लेकिन फिर भी ये संतोषजनक नहीं है, बहुत कम है। हिसाबन और भी ज्यादा होना चाहिए था। जबकि राज्यसभा में, राज्यसभा बोल रहा हूँ, विधान परिषद में सिर्फ 8 या 9 महिलाएं हैं। जी अंजुम जी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपके सवालों का जवाब देने से पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आज मेरा पहला दिन है जो आप लोग इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ करके अपने विचारों को आदान प्रदान ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के बैनर तले होता है। आप लोग अपने सोच को, थॉट्स को शेयर करते हैं, इश्यूज को शेयर करते हैं। ये आज आपके माध्यम से मुझे जुड़ने का, जैसा कि आज का विषय है कि बिहार का डेवलपमेंट और वीमेन एम्पावरमेंट, तो मुझे लगता है कि दोनों दो विषय हैं, डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में और वीमेन डेवलपमेंट को लेकर के महिला सशक्तिकरण के विशेष तौर पे हम बात कर रहे हैं। देखिए, एक चीज तो हम कहेंगे सर आपको कि एक दौर था इसी बिहार में 2005 के पहले। मतलब ये बिहार ऐसा बिहार था जिसमें भ्रष्टाचार था, अनार्की था, एक ऐसा अंधेरा था जिसमें मतलब आदमी सोच नहीं सकता था कि हम बाहर इस अंधेरे से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। लेकिन 2005 में बिहार की आवाम ने एक ऐसा चिराग जलाया, नीतीश कुमार जी के नाम का एक ऐसा चिराग जलाया, जिस चिराग ने न सिर्फ बिहार को रोशन किया बल्कि पूरे देश को भी रास्ता दिखाया, देश को भी रोशनी दिया है। बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट को लेकर के प्रोग्राम्स, स्कीम्स हमारे नीतीश गवर्नमेंट की रही है, जिसकी वजह से जो बिहार कभी भ्रष्ट बिहार, अराजक बिहार, देश के ऊपर बोझ माना जाने वाला बिहार राष्ट्रीय पटल पे इस तरह की छवि बिल्डअप हुई थी। नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ सबका विकास और सुशासन और कानून का राज स्थापित कर करके बिहार की उस छवि को वहां से बाहर निकाला और विकासशील बिहार बनाया। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ही हम लेते, बाकी प्रावधान तो बाद में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रियम्बल स्पष्ट कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जेंडर न्यूट्रल है और इक्वालिटी की बात करता है। लेकिन हम जानते हैं, आजादी के पहले की बात ना करके हम आजादी के बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हो गया उसके बाद की बात करें, कि क्या हमारे देश की महिलाओं को, बेटियों को उसका वो हक मिला था? नहीं मिला था। घर के दहलीज के अंदर थी। कौन सोच सकता था कि रजिया सुल्तान नाम की बेटी, जो कभी सिर्फ घर के अंदर से, पर्दे के अंदर से झांका करती थी, नीतीश कुमार जी की सोच के कारण वो वर्दी पहन करके डीएसपी बन करके हमारे बक्सर जिला में वो पदस्थापित है। कौन सोच सकता था? जब एक घर की लड़की घर से बाहर निकलती थी तो माँ उसकी कहती थी 5 वर्षीय अबोध भाई को, अवयस्क भाई को, के बाजी जातिया तनी मनी संगे चल जाना। मतलब एक बड़ी बेटी को, वयस्क बेटी की रक्षा सुरक्षा का जिम्मा एक अबोध भाई को ये समाज दिया करता था। आज वही बेटी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विजन ने उसी बेटी को आज वो वर्दी पहन करके चौक चौराहे पे खड़ा होकर के हमारी, आपकी और समाज के अत्याधुनिक हथियार लेके रक्षा सुरक्षा करती है। बेटियों को सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, तमाम पॉइंट ऑफ व्यू से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्ट्रेंथन किया। अगर बाकी योजनाओं की बात करें तो अलग बात है, लेकिन महिला सशक्तिकरण की नीति बना करके नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींची है। बहुत सारी योजना है, साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना। सर आप एक चीज ये बताइए, किसी बाप की हिम्मत थी कि अपनी बेटी को साइकिल पे चढ़ा दे और समाज उसको चैन से वो जीने देता? किसी पिता की हिम्मत थी कि उसकी बेटी स्कूटर मोटरसाइकिल चलाए और समाज उसको जीने देता? मैं इसकी गवाह हूं, मैं विक्टिम हूं, मैं समाज को मैंने झेला है। वो दौर था 2005 के पहले का दौर। मैं अगर बोलूं तो मतलब विश्वास नहीं होगा कि ये वो एक दौर था। नीतीश कुमार जी ने साइकिल जो योजना लाई, जो पिता, जो भाई डरता था अपनी बेटी को कि रोड पे साइकिल से कैसे निकालेंगे, वही पिता, वही भाई आज इंतजार करता है कि मेरी बेटी, मेरी बहन कब 9 में जाए कि उसको साइकिल मिले। साइकिल योजना सर कहने को सिर्फ एक योजना है, लेकिन उस साइकिल ने एक बेटी के पूरे व्यक्तित्व को
बदल करके रख दिया। उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता आई, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आई। जब वो सड़क पर साइकिल लेके सर जाती थी अपने स्कूल के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और कोई ट्रक सामने से आता था तो वो पिता और उसका भाई नहीं होता था ये बताने के लिए कि तुम ब्रेक मारो या लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। वो बेटी स्वयं निर्णय लेती थी कि मुझे अब करना क्या है। तो ये क्षमता उसके अंदर आया। और पोशाक योजना ने तो सर जो एक समाज का डिस्क्रिमिनेशन था, अगड़ी लोग, पिछड़े लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, जब एक अमीर का बच्चा स्कूल जाता था, देख के उसके पोशाक से कोई कह देता था कि ये अमीर बाप का बच्चा है या बच्ची है। वो जिसके कपड़े में पेबंद होता था तो भाई गरीब का है। सोचिए कि कितना डिस्क्रिमिनेशन एक बच्चे के अबोध मन में वो रहता होगा। वो गया है शिक्षा ग्रहण करने, लेकिन वहां बार बार उसकी नजर अपने फटे मोजे पे जाती होगी, फटे पैंट पे जाती होगी, फटे शर्ट पे, फटे दुपट्टे पे जाती होगी। नीतीश कुमार जी ने जब ये पोशाक योजना लाया सर, एक तरह का यूनिफॉर्म पहन के जब बेटा या बेटी साइकिल पे चढ़ के गांव की पगडंडियों से स्कूल के लिए जाता है ना, वो सोचिए वो दृश्य कितना मनोरम होता होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई नहीं कह सकता दलित की बच्ची कौन है उसमें, पिछड़े की बच्ची कौन है और अगड़े की बच्ची कौन है, सब समान रूप से। इसी क्वालिटी की बातों को जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना, जिसे नीतीश कुमार जी ने अपनी योजनाओं के माध्यम से 100 से इंश्योर कन्फर्म किया। जो विमेन एम्पावरमेंट का विजन रहा है नीतीश कुमार जी का सर, मैं पूरे दावे के साथ कहती हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने उस विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए मिशन मोड में काम किया। तभी आज दिखता है कि जो महिलाओं से उसके घर के अंदर के मसले होते थे, घर के पुरुष उससे मशवरा करना उचित नहीं समझते थे, वो 50% के रिजर्वेशन पे, सर अख्तर सर बता रहे थे कि 50% रिजर्वेशन, बिल्कुल 50% का जो रिजर्वेशन मिला सर, उस 50% से ज्यादा सीट पे हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां जीत के आने लगी। मैं भी उसकी एग्जाम्पल हुए। और वो बेटी, वो महिला अपने घर के डेवलपमेंट की तो बात हटा दीजिए, बोर्ड और निगम की बैठकों में प्रिजाइड करके वो इलाके के डेवलपमेंट पे अपने विमर्श देने लगी, अपनी राय देने लगी, उससे राय मांगा जाने लगा संवैधानिक तौर पे। तो तब हम ये कहते हैं कि जो महिला हमारे घर में, हमारे समाज में दुखिया थी, वो नीतीश कुमार जी के आरक्षण पॉलिसी के कारण संवैधानिक पदों पे बैठकर मुखिया बन गई। अब वो दुखिया नहीं, अब वो मुखिया है। जो बेटी कभी जहमत थी, वो बेटी अब अल्लाह की रहमत बन करके घर में लोग उसको और रियलाइज करने लगे हैं, रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और एक चीज सर, आप लोग का कंसर्न हम सुन रहे थे राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा में संख्या को लेकर के, एक बहुत अच्छी बात है। और ये इसी सरकार में, एनडीए सरकार में ही ये संभव भी था, क्योंकि जो इसके पहले की हमारी यूपीए की सरकार थी, उसकी नीयत बहुत खराब थी विमेन को सत्ता में भागीदारी को लेकर के। देखिए सर, डेवलपमेंट की बात होती है, बजट है, फंड है, वो काम होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन असल में जब तक सत्ता में हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिलती है, तब तक हम नहीं कह सकते कि कोई भी सरकार ईमानदार है उस वर्ग को लेके, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो या फिर महिला वर्ग हो या अल्पसंख्यक वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो। तो इस मामले में हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हम लोग एक ऐसे सरकार के साथ, ऐसी पार्टी के साथ हम लोग जुड़ करके काम कर रहे हैं जो महिलाओं को सत्ता में हिस्सेदारी, भागीदारी देने के लिए बहुत ईमानदार रही है, उसकी नीति भी रही है और इसकी नीयत भी साफ रही है। एक तो पंचायती और नगर निकाय व्यवस्था में हमारा रिजर्वेशन 2006 से लागू है। विमेन रिजर्वेशन बिल सर सदन में आया, सर्वसम्मति से उसको हमारी ही सरकार लेकर के आई, उसको पास भी कर, दोनों सदनों से पास है, बिल हमारा अप्रूव पास हो चुका है। तो अब जो 35% तो हमारा वहां पे पार्टिसिपेशन कंफर्म हो गया है। और इसके लिए जरूरी थी सर कि कास्ट सेंसस कराया जाए, परिसीमन कराया जाए, तभी ये बिल लागू हो पाता। तो हमारी सेंट्रल की गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार ने कास्ट सेंसस का नोटिफिकेशन कर दिया है। उसके बाद परिसीमन हो, 2027 में आपका सेंसस कंप्लीट हो जाना, नोटिफिकेशन होना, विमेन रिजर्वेशन बिल आ जाना है। उसके बाद तो महिलाओं का हर सदन में, चाहे वो लोअर सदन हो या अपर हमारा हाउस हो, दोनों हाउस में महिलाओं का 35% रिजर्वेशन इस बिल के माध्यम से सुनिश्चित संवैधानिक तौर पे हो चुका है सर। और लेकिन एक चीज और, जैसा हम देखते हैं कि जो हमें आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण से हट करके, चाहे वो नगर निकाय हो, चाहे हमारे पंचायत हो, चाहे कहीं भी हो, महिलाओं की संख्या उस आरक्षित कोटे से बढ़ करके है। यानी कि हमारी बेटियों में, हमारी महिलाओं में पोटेंशियल और कैपेसिटी सिर्फ आरक्षण के दायरे तक ही नहीं है, बल्कि उससे ऊपर हट करके, उससे आगे बढ़ करके है। और सबसे पहले किसी ने पहचाना बेटियों की ताकत को, महिलाओं की ताकत को, तो शख्स का नाम है नीतीश कुमार, जिसे पूरे देश ने माना और वैश्विक स्तर पे ये एक शोध का विषय भी बना सर, जो हम सभी के लिए काफी फक्र की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीति, सोच, उनकी योजनाओं का वैश्विक स्तर पे शोध होता है, विमर्श होता है। जी।
जी, जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात रखी और ये तो जायज़ बात है कि हम अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं नीतीश जी को, जो समाज के प्रति समर्पित नेता हैं। ऐसा नेता हमारे बिहार में और कोई नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया समाज के लिए किया और आज भी कर रहे हैं। दूसरी बात एक जो आपने कहा अभी पर्दे से निकल के, ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे समाज में बहुत सारे लोग रूढ़िवादी हैं, उस तरह की सोच रखते हैं कि बेटियों को पर्दे में रहना चाहिए। पर्दे का मतलब ये बुर्का नहीं होता, पर्दे का मतलब सलीके से रहना, बगैर बुर्के के भी लड़कियां सलीके से रहती है। अब आप बताइए हमको भी, जो पुलिस में वैकेंसी हो रहा, एक लड़की आ रही है तो वर्दी पहनेगी या बुर्के में रहेगी? उसको तो वर्दी में नौकरी करना पड़ेगा ना, तो पर्दे से तो निकलना पड़ेगा उसको। तो इस चीज को लोगों को सोच, सर मेरी बहन स्वयं बिहार पुलिस की पदाधिकारी है, वर्दी पहनती है, पिस्टल रखती है। तो ये यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, हमारे समाज के जो रूढ़िवादी हैं, पुराने ख्याल के लोग हैं, उनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और हमारा जो अभी बिहार में विकास का काम चल रहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या किया। मैं समझ रहा हूँ कि पिछले 20 सालों से 2005 में नीतीश जी आए, तो बिहार को खड़ा करना, बिहार क्या मिला था उनके हाथ में? खंडहर था बिहार। बिहार को सीधा करने में, एक प्लेटफॉर्म को तैयार करने में इतना समय लग गया। अब मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म बन गया है और विकास की गति तेज हो रही है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ बहुत सारा काम हो रहा, बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही है बिहार में। अभी देख रहा हूँ मैं, यूएस सरकारें काम कर रही है और खास करके अभी मैं भी इसमें लगा हूँ। एक मुहिम चलती है, आपने देखा होगा, विकास बेबस जी हैं, लेट्स इंस्पायर बिहार चलाते हैं, वो भी विकसित बिहार को ही लेके चलते हैं। अभी पिछले महीने 18 जनवरी को हैदराबाद में आए थे, मैं भी गया था, वहां पे मुलाकात हुई थी हमारी। ये जो मुहिम चल रहा है ना, एक प्रशासन और सरकार दोनों मिलकर जो चला रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हमारे बिहार जो औद्योगिक क्रांति आएगी ना बिहार में, ये सारा दुनिया देखेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब आप उद्योग के विषय में कुछ बताएं, आप किस तरह से देखते हैं जो सरकार उद्योग पर काम कर रही है? खास करके स्टेडियम चल रहा, स्टेडियम का काम चल रहा, आपको एयरपोर्ट का जो काम चल रहा, रोड का काम चल रहा, ये सब विकास का रास्ता ही तो है। अगर हम एयरपोर्ट बनाते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाते हैं बिहार में, बहुत एक पुराना मांग है इंटरनेशनल फ्लाइट की, अगर इस तरह के चालू हो जाए, सब तो डेवलपमेंट है, ये सब होना ही चाहिए और ये चल रहा। अब मेरे ख्याल से ये नीतीश कुमार से बढ़िया कोई नहीं कर सकता आज के दौर में। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी से बढ़िया कोई नेता है नहीं मेरे बिहार में। जी अंजुम जी। सर देखिए, हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी भी घोषणाएं उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने आवाम से सीधे कमिटमेंट किया है। और देश में पहला ऐसा कोई नेता है जो आवाम से सीधे वादा करता है, और उस नेता का यूएसपी यही है कि उस वादों को निभाना। 7 निश्चय की अगर हम बात करें 2015 से 2020, 7 निश्चय पार्ट 2 की बात करें अब, और अब इस बार जो है 7 निश्चय पार्ट 3, हम सभी जानते हैं 7 निश्चय में जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे बिहार के आवाम से, उसको समय से पहले जो उन्होंने समय निर्धारित किया था, उन्होंने कहा हर घर बिजली, एक एक घर में बिजली उन्होंने पहुंचाया और समय सीमा से पहले पहुंचाया। हर खेत को पानी उन्होंने पहुंचाया, महिलाओं का सशक्तिकरण उन्होंने किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन्होंने दिया। मतलब जो वादे उन्होंने किए थे उस वादों को निभाया। 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से अब पार्ट 3। आपको इस इलेक्शन में आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि 1 करोड़ युवा एवं युवतियों को रोजगार दिया जाएगा। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है बिल्कुल। कि ये उनका कमिटमेंट था। तो एक तो तय है कि रोजगार और नौकरी दी जाएगी, तो 1 करोड़ नौकरी 5 साल में तो क्वाइट इम्पॉसिबल है, जो चीजें असंभव सही है बात है। असंभव है। तो युवा एवं युवतियों को सेल्फ रिलायंट बना करके स्वरोजगार के माध्यम से, महिलाओं को स्वरोजगार बनाकर, रोजगार सृजित करके, जीविका दीदियों को उनको सेल्फ रिलायंट बना करके 1 करोड़ लोगों को हम लोगों करने का लक्ष्य रखा हुआ, और साथ ही साथ निवेश बढ़ाने का, कि मैक्सिमम निवेश हम बिहार में बढ़ा सके। और यही कारण आपने देखा होगा कि भागलपुर में 1 रुपये में जमीन दिया गया इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और भी बहुत सारे काम हो रहे। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना, जो एक बहुत पूरे देश के लिए एक आश्चर्यजनक चीज था कि ये कर क्या रहे नीतीश कुमार जी। 10,000 रुपया उन्होंने दिया था बिहार की 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार करने के लिए। और उन्होंने अब इस बार के सेशन में कहा कि 2 किस्त में उन लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। अब 1.5 करोड़ महिलाएं 2 लाख रुपया को लेकर के कोई दुकान खोलेंगी, कोई अपना बकरी पालन करेंगी, कोई गाय पालन करेंगी। मतलब जो हमारा स्मॉल स्केल होता है बिजनेस को लेकर के, वो करेंगी, तो वो स्वरोजगार हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार इस दिशा में,
युवक एवं युवतियों को और महिलाओं को कैसे हम सेल्फ रिलायंट करें, लगातार उस दिशा में काम हो रहा है, निवेश बढ़ रहे हैं। दूसरी बात सर, साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब हमारे बिहार का बंटवारा हुआ था तो एक बहुत कॉमन सा उस टाइम एक स्लोगन था, अरे बिहार में बाचल का बालू लालू और आलू। तो लालू को तो बिहार की आवाम ने समझा दिया है। 2005 से लेकर के टिल टुडे, मतलब टिल 2025 इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, बिहार की आवाम ने तो उनको सलटा दिया। तो अब वो कहीं उनकी चर्चा रिलेवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। अब रही बात एग्रीकल्चर की, आलू मतलब एग्रीकल्चर। नीतीश कुमार जी को हम जानते हैं कि वो बहुत सेंसिटिव, न सिर्फ एक नेता है बल्कि बहुत ही सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग भी है। उन्होंने एग्रीकल्चर के सेक्टर में जो काम किया वो शानदार काम किया। बहुत जो प्रोडक्शन है हमारा, वो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा बिहार का प्रोडक्शन रहा है। तो यही कारण है कि आप देखेंगे कि मखाना बोर्ड का गठन, और इसमें एक चीज और मैं आपसे जरूर कहूंगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉपरेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बिहार के डेवलपमेंट को लेके जो कंसर्न है, फाइनेंशियल कंसर्न है, पॉलिसी मेकिंग को लेके जो कंसर्न है, हम बहुत बहुत थैंकफुल है सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कि उनका कंसर्न है, तभी हम इतना आगे भी बढ़ के काम कर पा रहे हैं। मखाना बोर्ड, ये सेंट्रल बोर्ड ने गठन किया, तो आप समझ सकते हैं कि जो मखाना से जुड़ा पूरा वो नॉर्थन बिहार का जो इलाका है हमारा, दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, ये सब जो इलाके हैं, उन इलाकों में बड़े पैमाने पे हमारे किसान भाई जो है मखाना की खेती से जुड़े हुए हैं, तो उनको डायरेक्ट इसका लाभ मिलेगा, मार्केट वो मिलेगा। साथ ही साथ मक्का को लेकर के फूड प्रोसेसिंग मशीन, ये सारी चीजें जो है युद्ध स्तरीय हमारा काम बिहार में हो रहा है। तो हम लोग बहुत होपफुल है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो कमिटमेंट बिहार की आवाम को इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने को लेकर के है, हम 5 साल से पहले पूरा कर लेंगे। क्योंकि अभी तक तो हम लोग ने 10 लाख से ज्यादा नौकरी हमारी सरकार ने दे दिया हुआ है। तो ये पहली बात हो गई कि हमारा इस तरह से वेमेन एम्पावरमेंट को लेकर के भी 7 निश्चय पार्ट 3 में हमारा कंसर्न, सरकार का कंसर्न है। तो एक चीज तो सर आप मानेंगे ना कि किसी भी समाज को, चाहे आप राजनीतिक तौर पे, चाहे सामाजिक तौर पे, चाहे शैक्षणिक तौर पे आप मजबूत कर दीजिए, और उस समाज के पास इकोनॉमिकल पावर हो ही नहीं, तो वो समाज स्वतंत्र नहीं रह सकता है। आप देखेंगे कि महिलाएं हमारी कोई मुखिया बन गई हैं, लेकिन अगर वो पैसा नहीं कमा रही है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उनको वो लिबर्टी नहीं मिलता। उनके पीछे आप देखेंगे या तो बेटा चल रहा होता है या उनका पति चल रहा होता है। आज अंजुम आरा इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, तो ना मुझे मेरे पिता की जरूरत है, ना मेरे भाई की जरूरत है डिसीजन लेने में, अपने काम को एग्जीक्यूट करने में। क्यों? क्योंकि मैं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हूं। तो किसी भी वर्ग की लिबर्टी के लिए, और लिबर्टी हमारे देश के नागरिक का फंडामेंटल राइट है, तो हमारे नीतीश कुमार जी उन महिलाओं को राजनीतिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे मजबूत तो उन्होंने कर दिया। बेटियों को, पढ़ी लिखी बेटियों को जिनको उन्होंने पढ़ाया, 35% का रिजर्वेशन देकर के नौकरियों में तो आर्थिक रूप से उन बेटियों को सक्षम कर दिया। लेकिन हमारी वो महिलाएं सर जो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं रही, उनकी उम्र 45 साल 50 साल है, उनको कैसे हम आर्थिक रूप से संपन्न कर सकते थे? फिर उनकी पर्सनल लिबर्टी कहाँ गई? उनकी भी तो स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए। तब यही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बना करके उनके मौलिक अधिकार जो है, उनकी लिबर्टी, उसको इंश्योर और कंफर्म नीतीश कुमार जी ने किया है। तो ये सारे काम जो है 7 निश्चय पार्ट 3 के माध्यम से हो रहे हैं। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के ये कमिटमेंट आवाम से है। बिहार ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में काम किया है, आप देख लीजिए हमारा भवन निर्माण विभाग, सड़कें सर, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप क्या आएंगे, मैं पटना में रहती हूँ, पली बढ़ी हूँ, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी कि किस पुल पे चढ़े और किस सड़क से हम निकले। हमको आज भी याद है कि सर पटना की सड़क इतनी पतली हुआ करती थी, घंटों ट्रैफिक में हम लोग हुआ करते हैं, कौन से पुल से किस रोड में हम निकल जाएंगे पता नहीं होता, रुक करके थोड़ा सा एरो वगैरह आज भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो नीतीश कुमार जी ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में इस तरह का काम किया हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पे एक नजीर बना हुआ है सर। तो ये सारे काम हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं, मजबूती से हो रहे हैं। हम लोग का फॉर्चुनेट है कि हम लोग नीतीश कुमार जी के सरकार में है, उनके साथ मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी से जुड़े हुए, ये हम लोग का सौभाग्य की बात है सर। देखिए, आपकी सब बातें हम एक्सेप्ट करते हैं। एक बात आपने जो बोला वो हमें एक्सेप्ट नहीं है, हम उसका क्या विरोध सर? करते हैं। आपने जो कहा कि लालू यादव को 2005 के बाद लोगों ने निपटा दिया,
एक चीज मैं बताऊं आपको, लालू यादव जैसा नेता बनने में सदियों लग जाएंगे। कारण मैं बताऊं, मैं बचपन में वो भी देखा हूँ, वो भी दिन देखा हूँ कि जब हम चारपाई पे बैठते थे ना, और कोई स्वर्ण जाति के सामने से निकलता था, हमारे दादा उठा के खड़ा कर देते थे, बाबू उठ जा, बाबू साहब आ रहे हैं। वो दौर भी हमने देखा है। उसको निपटाया लालू यादव ने, इस चीज को मानना पड़ेगा। ये जो बिल्कुल सम्मान दिया मैं लालू यादव ने, सर मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। जब सामाजिक परिवर्तन की बात होगी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का नाम अग्रणी नेताओं में लिया पहले जाएगा, और आएगा। बिल्कुल हम लोग लेते भी हैं सर। लेकिन सर बिल्कुल। उसके बाद डेवलपमेंट की जब बात आई तो लालू जी के पास वो विजन नहीं था विकास को लेकर के। और हम कहते हैं ना कि ये कायनात जो है ना, मतलब अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल होके हम बात करें, पॉलिटिकल और सोशल होके ना बात करें, स्पिरिचुअल होके बात करें, तो कायनात अपने समय के हिसाब से बंदा को चुन लेती है कि अब हमको ये बिल्कुल सृष्टि चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है। तो उसके बाद नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता थी, वो जिस तरह से संघर्ष बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल डेवलपमेंट के लिए संघर्ष बिल्कुल। बिहार की आवाम देख रही थी। सर हमने नहीं निपटाया, बिहार की आवाम ने ही लालू जी को रोका ना। अब आपका जो है चैप्टर, क्योंकि आपका जो स्ट्रगल था, लोगों की जबान में आवाज आ गई, लोग अब बोलने लगे थे, अपने अधिकारों की बात करने लगे थे। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पृष्ठभूमि डेवलपमेंट को लेकर के जो लोगों की अब जरूरत थी, लोगों की भूख थी, विकास लोगों की भूख थी। सर जानते हैं जब कोई बिहार के पेरीफेरी में इंटर करता था, तो उसको पता चल जाता था कि हम बिहार में आ गए, क्योंकि पता ही नहीं चलता था कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है। सर यहाँ बिहार में बिजली जो है ना, जाना खबर नहीं हुआ करता था, बिजली आना खबर हुआ करता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिजली के तार पे सर कपड़े सुखाया जाते थे, आपने भी देखा होगा। तो ही हमने वो भी उस सुखाया है, दौर सही से, बात है। हाँ बिल्कुल। और जानते हैं जब हम लोग छत पे होते थे, लाइन तो हुआ ना, जब बिजली आती थी तो पूरा हंगामा, लाइन आ गया, लाइन आ गई, लाइन आ गई, चलो जल्दी जल्दी काम कल हल जाओ, कब कट जाए कोनो ठिकाना नहीं है। यही तो नैरेटिव हुआ करता था उस वक्त के दौर में सर। तो हर समय में हर व्यक्ति की अपनी एक उपयोगिता होती है। और फिर मैं कहूंगी कि अगर स्पिरिचुअल होकर के सोचे तो ये कायनात, ये सृष्टि उस बंदे को खुद ब खुद उठा लेती है कि अब इस व्यक्ति की जरूरत अब इस काम के लिए है। तो बिहार की आवाम ने नीतीश कुमार जी को डेवलपमेंट की जवाबदेही नीतीश कुमार जी के कंधों पे दिया। और नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था न्याय के साथ सबका विकास, सुशासन, कानून का राज, उन्होंने उस वादे को अक्षरशः पूरा किया है, बल्कि आगे बढ़ के पूरा किया है। तभी तो हम कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को यूएनओ हटा दीजिए सर, राष्ट्रीय स्तर पे और बिहार के स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र संघ उनको क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर का खिताब देता है, उनके विजन के कारण। जल जीवन हरियाली, देखिए आप एक चीज और देखेंगे सर कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति का कंसर्न होता है कि कैसे वो मैक्सिमम एमएलए, मैक्सिमम एमपी, मैक्सिमम एमएलसी उसके हो जाए। कंसर्न यही होता है। नो डाउट कि हमारे भी नेता, हमारी भी पार्टी का कंसर्न है। लेकिन एक नेता का ये कंसर्न होता है, एक नेता थोड़ा सा वो कब वो राजनेता बन जाता है, जब सामाजिक मामलों से उसका सरोकार होता है। हम देखते हैं कि नीतीश कुमार एक वाहिद ऐसे नेता है जिनका सामाजिक सरोकार रहा है। दहेज के खिलाफ उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया, बाल विवाह के खिलाफ उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया, शराबबंदी उन्होंने लागू किया, शराबबंदी को लेकर के उन्होंने ह्यूमन चेन बनाया, जल जीवन हरियाली मुहिम चला करके सर इन्वायरमेंट को लेकर के उनका कंसर्न रहा। इतना बड़ा मानव श्रृंखला बनाया कि उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया। तो नीतीश कुमार जी नेता से बढ़कर के राजनेता की श्रेणी में वो आ जाते हैं, इन सारी चीज जो सोशल कंसर्न है उसको लेकर के सर। ये बात तो जायज है कि समय के अनुसार सभी को अवसर मिलता है। अब उस अवसर पे खरा कौन उतरता है, ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें अवसर मिला, अब हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, इस समय में हम किस तरह से काम करें। तो ये अवसर समय दोनों एक साथ होता है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा आपको, एक कहावत है हमारे यहाँ, एक लोग कहते हैं, एक शेर है, ये मुझे याद आया। लोग कहते हैं कि जवानी आई तो होश न था, जवानी आई तो होश न था, और जब जवानी आई तो कमबख्त, जब होश आया तो कमबख्त जवानी चली गई। होश और जवानी दोनों एक साथ नहीं होता है, ये जायज बात है। और होश और जोश दोनों एक साथ मिल जाए जवानी के साथ, वो इंसान बहुत कुछ कर सकता है। तो समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है। लालू जी ने जो अपने हिसाब से किया, वो मेरे ख्याल से वो भी कम नहीं था। जिस समय वो आए थे, बिहार में क्या था सब जानते हैं। बहरहाल, लेकिन नीतीश कुमार जो कर रहे हैं और जो करते आ रहे हैं, आज जहां भी दुनिया में, मैं अपनी बात देश की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी अगर किसी चीफ मिनिस्टर की बात होती है तो पहले नीतीश कुमार का नाम आता है। ये खासियत है, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर है। और बहुत कुछ मुझे अंदाजा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ भी आगे करेंगे। मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ। कंप्यूटर जरा फोटो दिखाएं।
देखिए ये फोटो हमारा आपके साथ है जब हमारे प्रोग्राम में हम आए थे, जी वहां पे पटना में हम लोग जी। मिले थे। नेक्स्ट, ये आपके घर का अरे है, वाह आपके घर में आया वाह था। वाह हाँ बिल्कुल नेक्स्ट, वाह वेरी ये गुड। देखिए फिर से नीतीश अरे भाई हैं, 2025 से फिर से, 25 और फिर से नीतीश। बिहार के आवाम ने मोहर लगाया, हम लोग शुक्रगुजार है बिहार की आवाम की जी देखिए ये आपके ऑफिस कार्यालय का है ना, जदयू कार्यालय के। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मोमेंट भी सर याद आ नेक्स्ट, गया हमको कि किस मोमेंट का है। देखिए ये वही का मीटिंग हम लोगों का जो पेपर में आया था। हाँ 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 सर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अरे वाह। ये कुछ फोटो मेरे पास था, मैंने आपको दिखाया। मुझे मालूम है कि जब भी मैं भाई आपसे मिला हूँ बड़ा प्यार मेरा भी मोहब्बत से फोटो है खुश है। अंजू महाराज जी के घर पे 2-2 बार हाँ का। हाँ हाँ जी सर जी जी जी। बाकी जिसका तो कार्य वहां पे हम लोगों का जो प्रोग्राम था पटना में, उसमें आप आई थी, वहां मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर आप कार्यालय बुलाई और फिर शाम को आपके घर पे बैठक हुआ था। तो जी मुझे मालूम है। और एक खासियत मैं बताऊं, अंजू महाराज जी, बड़ा ही सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे नेता हैं वक्त पड़ने से फोन करो तो कोई रिसीव नहीं करता, लेकिन आप इकलौती ऐसी हैं जनता दल यूनाइटेड में, और खास करके प्रवक्ता भी इतने बड़े पोस्ट पे हैं। जब भी मैं फोन करता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने रिसीव नहीं किया। कहीं बिजी हूँ अलग बात है। और एक खासियत और है कि आप रिंग बैक भी करती हैं, अगर कभी बिजी रिंग नहीं देख पाई जी तो हमेशा ये सब हमेशा लोग नहीं हम कर जब पाते। भी मैंने भी जी फोन किया बात हुई है, या तो जी बाद जी। में उनका फोन आया है जी। ये थोड़ी इंसानियत को खास, ये इंसान को खास बनाता है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लोग सर देखिए लोग इस पर अमल नहीं संवेदनशीलता जो करते होती हैं। है ना बहुत बड़ी चीज होती है, लोगों से संवेदनशीलता बहुत जोड़ता है बड़ी ये। चीज होती है। जी जी। छोटी मैं छोटी जो थोड़ी बातें सी बात होती है करूंगा इंसान को बहुत खास बना देता कमरुद्दीन है। भाई। हाँ जी कमरुद्दीन भाई, जहां तक लालू जी की बात है वो अग्रगणी थे और बहुत ही लीडर थे, बोल्ड लीडर थे, लेकिन उनके साथ बैकिंग भी थी। शरद यादव जी जी का था, नीतीश जी के था, जॉर्ज फर्नांडिस थे, पासवान जी थे। बिल्कुल ये सब लोगों की बिल्कुल। एक टीम थी जो 90 के दौर में, और ये बहुत ही स्ट्रांग टीम थी। जो लोगों ने कांग्रेस को की तरफ से जो उस वक्त की जो सरकार थी उसके से हटकर इन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स किया, अपनी राजनीति किया और लोगों को जागरूक किया। सर मैं एक चीज और है सर, एक चीज और है। जी 15 वर्षों के शासन में लालू जी के दामन तार तार करप्शन से हो गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों तक शासन में हैं और आगे भी कैरी ऑन है। एक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। ये बहुत फर्क है, बहुत अलग करती है दोनों नेताओं को एक अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे से। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी वी आर बात है। प्राउड ऑफ हिम, वी आर तो प्राउड ऑफ हिम। यही चीज तो मैंने बोला ना कि नीतीश जी हैं जो हमारे बिहार के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने बिहार के लिए किया, उन्होंने जो भी कर रहे हैं बिहार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को भी आगे नहीं लाया। सब लोग कोशिश ये करते हैं कि हम हमारे बाद हमारा बेटा आएगा, हमारे बेटा पार्टी चलाएगा। पार्टी नहीं होती है, वो उनकी कंपनी हो जाती है। लेकिन ये काम नीतीश जी ने नहीं किया, अपने बेटे को आगे नहीं किया, परिवार को आगे नहीं किया। वो देश को, बिहार को सबसे आगे रख के चलते हैं और बिहार को ही परिवार समझते हैं। ये सारे नेता नहीं करते हैं। अख्तर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ मैं ये कह रहा था, मैं थोड़ा सा बैक में जाता हूँ 1980 के जी जी दौर में, और उससे भी 1-2 साल पहले जब हम लोगों ने अपने घर के बच्चियों को स्कूल भेजना शुरू किया, मकतब में पढ़ने के बाद हाई स्कूल भेजना शुरू किया, जो हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर होता था, पैदल जाना होता था। तो कुछ मुस्लिम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया और बातें करने लगे कि अब मुसलमानों के घर की भी बच्चियां स्कूल जाने लगी हैं, उनके साथ बैठ के पढ़ने लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के बच्चियां पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर वगैरह सब हैं, बहनें हैं, भतीजियां हैं, सब जॉब में हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई कहीं है। उसके बाद हमने देखा जब नीतीश जी का प्रोग्राम आया, साइकिल और ये यूनिफॉर्म का प्रोग्राम, हमने देखा कि हमारे गांव के बहुत से लोग जो निकलना नहीं चाहते थे, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, कलकत्ता से छुट्टी लेकर आकर के उन बच्चों को हाई स्कूल का एग्जाम दिलवाते थे। ये तब्दीली हमने अपने आंखों के सामने देखा है और उसका रिजल्ट भी हुआ, लोगों ने फायदा उठाया। ये लड़कियां जब साइकिल लेकर रोड पे निकलती थी तो उसका एक दृश्य बहुत ही सुहाना होता था और हम लोग गर्व से कहते थे कि वाह क्या चीज है सबके सर सीना। आप सुनेंगे ना अच्छा, तो आपको हंसी आएगी कि जब हम और 1995 में स्कूटर चलाते थे तो मैं वो कहने बहुत वाला सारे था मौलवी मेरी साहब मौलवी साहब लोग पापा के पास आए कि ए अंसारी साहब
अरे आपके घर की और मेरे घर, आपके घर के मेरे घर की बहू बेटियां इस तरह से सड़कों पे जाएगी तो आवाम की, कौम की बेटियां तो आवारा हो जाएंगी। नहीं बता सकते हैं सर कि किस किस तरह की टिप्पणी, किस किस तरह के निगेटिव स्टेटमेंट, और नीतीश कुमार जी की नीतियों के कारण मैं पटना यूनिवर्सिटी से मास्टर में टॉप मैंने किया, मेरी बहन बीपीएससी टॉपर, स्टेट टॉपर रही, छोटी बहन उनकी दरोगा कोचिंग योजना में पढ़ करके, जो कोचिंग चलता है हज भवन में, राजभवन छोटी में। बहन पढ़ाई करके हाँ वो निकाली। मेरी बीच वाली बहन बीपीएससी जो कोचिंग योजना होता है सिविल सर्विसेज के बच्चों के लिए, उनके द्वारा चलाई जा रही कोचिंग जो बिहार सरकार की थी, हज भवन में कोचिंग कर करके वो स्टेट टॉपर हुई। और बताइए समाज किस किस तरह की फफ्तिया। लेकिन बताइए सर, एक चीज था कि उस वक्त जो भी, चाहे अख्तर साहब बोल रहे हो चाहे कोई भी, ये कलेजा वाले गार्जियन लोग थे कि समाज जी क्या उतना ऐसा टॉर्चरस प्रेशर होता था कि एक बाप एक भाई के लिए वो नाकाबिले बर्दाश्त होता था। मैं इसकी गवाह हूं सर। एक जी बार जी 8 मार्च को तमाम पे अखबारों ने हमारी तीनों बहनों का स्टोरी कवरेज किया, और उसमें हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रात में जब हम क्लास करके आते थे तो मेरे कॉलोनी की महिलाएं कहती थी कि आए जी कौन पढ़ाई पढ़ के आती है, रात के 8 बजे आती है, और साथ में कोई लड़का भी आता है, क्योंकि कोई कलीग होता था कि रात का समय तुमको घर तक छोड़ दे, ऑटो से आना होता था तो वो थोड़ा अनसेफ लगता था। वो दौर 2005 के पहले का थोड़ा डरावना दौर भी था। उसके बाद जब पेपर में मेरी ये स्टेटमेंट निकले, मैंने खुल करके बात कहा ताकि बाकी बच्चियों को ये समझ पाए कि इतना आसान नहीं है। सर एक चीज तो बहुत ईमानदारी से आप लोग को भी स्वीकार करना होगा कि एक लड़का जब संघर्ष करता अपने कैरियर बनाने के लिए तो उसका संघर्ष सिर्फ अपने कैरियर को लेकर के होता है, लेकिन एक बेटी जब संघर्ष कर रही होती है, कामयाब होती है, तो उसका 2 मोर्चे पे संघर्ष होता है। एक तो एक कैरियर के लिए पढ़ाई लिखाई वो है, साथ ही साथ समाज का जो नजरिया रहा है उससे भी उस बेटी को लड़ना पड़ता है। तो हमारी बेटी जो है एक सैल्यूट नहीं, कामयाब होने का 2 सैल्यूट की हकदार है, और समाज को दिल खोल कर उसको सैल्यूट करना चाहिए। तो ये सब वो दौर रहा है। तो कॉलोनी की सब जानते हैं महिलाएं आई थी, एक गुड्डी, मेरा घर का निकनेम गुड्डी, एक गुड्डी, ये बताओ कि कब हम लोगों ने ये बात कहा है पेपर में, तो तुम छपवा दी हो ये बात कि तो अब वो कहना पड़ा कि देखिए इसको अदरवाइज मत लीजिए। हमने इसलिए कहा ताकि हमारे बाद की जो बच्चियां है वो समझ सके कि उन्हें फेस करना पड़े तो वो डिसअपॉइंटेड नहीं हो, आंतरिक तौर पे, मनोवैज्ञानिक तौर पे, मानसिक तौर पे वो अपने आप को सशक्त और मजबूत करके रखे, क्योंकि इतना आसान नहीं है बेटियों का ये कर पाना। एक समाज का डबल स्टैंडर्ड रहा है सर, वो अलग की बात है कि अब ये बहुत हद तक ओवरकम होता हुआ हम लोग को अब दिख रहा है। ये बात हमसे आपने कहा देखिए था आपके घर, तो वो बात जी मैं जी दोबारा कहने जी वाला था, आपने जी 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 आपने आप बीती बता दी। ये समाज में हुआ है, होता रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल समाज के लोग अब लड़कियों की तरफ से और लड़कियों के उनकी खास करके उनकी माता माता जो है ना, वो लोग बहुत ही एग्रेसिव है तौर पे होके, हमारी भी बेटी पढ़ेगी, हमारी भी बेटी क्यों नहीं, वो फलां की बेटी की तरह, फलां की बहन की तरह आगे बढ़े। ये अभी इच्छा शक्ति पैदा हो गई है, ये बहुत बड़ी चीज है, और इसकी देन सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी को जाता है। नीतीश ठीक है, कुमार जी को जाता है, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी देखिए बिल्कुल हमारे बिल्कुल। हमारे पास बहुत से जैसे अंजू महाराज जी ने कहा, हमको जो बिहार में क्या मिला था, कुछ नहीं मिला था, है ना। एक खदान था, वो चला गया, जितना कल कारखाने थे वो झारखंड में चले गए थे। कुछ भी हमारे नहीं बचा था झारखंड में सर। सही बात। कुछ भी नहीं बचा था, और उसके पहले जो बचा था, हम लोग देश प्रेमी में इतना मशगूल थे, ये थे, प्रेमी थे, कि पूरे खादान हमारा खनिज पदार्थ सब पूरे देश के डेवलपमेंट में यूज होता था। हम लोग कभी भी नहीं रोका कि हमारा ट्रक यहाँ से नहीं जाएगा, दूसरे प्रदेश सर में नहीं जाएगा। उस वक्त की सरकार फ्रेट इक्वालाइजेशन पॉलिसी जो थी ना वो उसके गलत थी। हाँ, तो फ्रेट उसका, इक्वालाइजेशन पॉलिसी हाँ, बिल्कुल सारा खनिज पदार्थ ढो करके दूसरे जगह ले गए, दूसरे स्टेट बिल्कुल में डेवलप हो गया, हमारे को कुछ नहीं मिला। तो वो भी एक रीजन है कि हम लोग क्यों पिछड़े रह गए। हम लोग देश प्रेम में रहे, देशभक्ति में रहे, उसमें रहे, लेकिन हमको डेवलपमेंट ग्राउंड पे नहीं। आज के दिन में देखिए, मदरसा बोर्ड है, मदरसे के कितने मदरसे को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, बिल्कुल। उसमें एजुकेशन सही तरीके से हो रहा है। आज मैं एक डाटा देख रहा था, क्या 91 जो स्कूल्स जो है ना, रेजिडेंशियल स्कूल जो है बिहार में, 91 एसटी और एसटी के लिए बनने जा रहा है, बन रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन एक कॉलेज होने जा रहा है, हर बिल्कुल ब्लॉक में एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है,
हर पंचायत में एक खेल का मैदान बन रहा है। हर पंचायत में एक क्या बोलेंगे शादी का घर बनने जा रहा है ना। रोड देखिए, हमारे बच्चे जब हम दुबई से जाते थे, 25 किलोमीटर का सफर जो होता है, जो हमारे घर से और मेन स्टेशन से जाने का 25 किलोमीटर का होता था, 3.5 घंटा लगता था। और बच्चे कहते थे डैडी कहाँ आ गए आप। जो अंजुम जी ने कहा ना, रोड पे हाँ, गड्ढा रोड है पे या गड्ढे गड्ढे या पे रोड गड्ढे पे में सड़क, जी बिल्कुल। गाड़ी इधर उधर होती हाँ, थी। बच्चे परेशान हो जाते थे, घर पे जाते थे, मच्छर ऐसा है, बिजली नहीं है, हम लोग को जनरेटर खरीद कर रखना पड़ता था, परमानेंट घर पे जनरेटर चलता था। आज वही है कि हम लोग पटना से उतरते हैं, जो 3.5 घंटे का सफर था 25 किलोमीटर, आज 125 किलोमीटर 3.5 घंटे में हम पहुंचते हैं। पटना से कहीं भी पहुंचे बिहार के, कहीं भी 3-4 घंटे में पहुंच जाते हैं। कनेक्टिविटी है, नेशनल वे हो चाहे हाईवे हो, चाहे कोई भी मार्ग हो, सब है। कल कारखाने में जहां तक मुझे लग रहा है कि इतना डेवलपमेंट होने वाला है। दूसरी चीज, एक चीज और चीज है, अ, उम, अ, जहां तक है डेवलपमेंट के, रोजगार स्वरोजगार की बात है। एक जमाना था कि जो फिशरी में बिहार बहुत पीछे था। आंध्र प्रदेश से, वहां से मछलियां आती थी, हमारे बिहार में सप्लाई होती थी। और आज हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में तालाब इतने खोद गए हैं, गवर्नमेंट का इतना उसमें सपोर्ट है कि हम लोग सरप्लस में जा रहे हैं। अंडा में भी ऐसे ही है। 60-70% मुर्गी पालन, सब्सिडी सब्सिडी सरकार का दिया जा रहा है ताकि प्रमोशन हो सके, प्रमोट किया जा जी, सके। और लोग उसको कर रहे बिल्कुल। हैं, उससे फायदा। जी हाँ, हाँ, कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, मुर्गी फार्म में भी और अंडा में भी हम हाँ, लोग सरप्लस है। मखाना का तो जी बता ही दिया अंजू महाराज जी ने। हाँ। हम लोग दुबई में उसका एंजॉय करते हैं। पहले आजकल एक किसी के यहाँ भी ये स्नैक्स में चाय पे मखाना जरूर मिल जाएगा आपको, है ना। एक दौर था कि ये सब नहीं था। तो ये इस तरह की है। अब हमारे पास खासकर हम लोग माइनॉरिटी के लिए माइनॉरिटी कॉलेज खुल रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, स्कूल खुल रहे हैं। अब जरूरत इस चीज की है कि सब चीज सरकार कर रही है, लेकिन हम क्या सरकार के लिए कर रहे हैं। कम से कम हम लोग, बिहार की जनता, बिहार के लोग कम से कम अपने बच्चों को जागरूक करें, ये बताएं कि सरकार ये योजनाएं ला रही हैं, ये फैसिलिटी दे रही हैं, उसमें कैसे हम उसके पार्टिसिपेंट, उसमें कैसे हम हमारा हक कहाँ मिलेगा, हमको क्या उसमें मिलेगा, हम क्या किस पोस्ट पे हम उसमें से अपने आप को देखना चाहते हैं। ये 5 साल आने वाले दिनों में हमको ये तय करना होगा, हमारे बच्चों को ये तय करना पड़ेगा कि 5 साल में हम कौन से पोस्ट पे जाएंगे, क्या हासिल करने है, किस तरह से पढ़ना है हमको। इसकी जरूरत है। सिर्फ जो कहते हैं ना, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन, तो सिर्फ पब्लिक का ही नहीं है, पब्लिक प्राइवेट भी, हम जैसे गार्जियन लोगों को भी इसको आगे बढ़ाना होगा कि बच्चे हमारे आज के, इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि 3 साल के बाद बिहार में आदमी नहीं मिलेगा कि नौकरी कहाँ, कौन से कहाँ मिले। इतनी नौकरियां हो जाएंगी, इतनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, और सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ जो होता है स्वरोजगार, जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो सबसे बड़ी चीज जो है ना बिहार में डेवलपमेंट का तरीका जो हुआ है लोगों को, रोड और बिजली की वजह से। मैं जाता हूँ, देखता हूँ बिहार में हर चौक चौराहे पर पानी की टैंकी रखी हुई है बेचने के लिए, पाइप लगा रखा हुआ है। छोटे छोटे गांव में भी चौराहे पे भी पानी की टैंकी है, प्लास्टिक की पाइप्स है, ये सब, ताकि हर आदमी अपने घरों पे पानी की टैंकी लगा रहा। सर एक चीज और है, थोड़ा सा बीच में हम इंटरप्ट, एक चीज और है कि बिहार में निवेश आने नहीं आने का जो सबसे बड़ा तीन तीन फैक्टर होते हैं किसी भी स्टेट में निवेश के लिए। पहला होता है कि कानून का राज रहे, वहां किसी तरह के अपराधीकरण न रहे। दूसरा है जी कि बिजली चाहिए तभी वो मशीन चलेगा। और तीसरा है कि सड़क अच्छी होनी चाहिए जी ताकि वहां कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करे। तो हम हम्म लोगों ने बिजली हर मतलब एक एक घर को पहुंचा दिया। बिजली के मामले में हम सेल्फ रिलायंट हो चुके हैं। दूसरी चीज है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ है। और तीसरा जो है, हमारी सड़कें बहुत अच्छी है। यही कारण है कि हमारी सरकार दावा कर रही है कि हम 1 करोड़ युवा एवं युवतियों को रोजगार और नौकरी देंगे और यहाँ निवेश आना शुरू हो गए हैं। भागलपुर में जो अडानी और अंबानी ग्रुप के जो है, उनको 1 रुपया में पता नहीं कितने एकड़ शायद
1000 एकड़ जमीन दिया गया है कि यहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप करिए। मेदांता हॉस्पिटल सर, इतना बड़ा हॉस्पिटल, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी लाइफलाइन बन चुकी है। 1 रुपया में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मेदांता को दिया और ये कंडीशन लगाया। देखिए, नीतीश कुमार जी ने सिर्फ विकास नहीं किया, बिहार का जो आर्ट एंड कल्चर है, बिहार की जो संस्कृति है, संस्कार है, बिहार की जो पहचान है, ओरिजिन है, स्पिरिट है, सबको राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे उन्होंने पहचान दिलाया। राष्ट्रीय स्तर पे सर हर थाली में हर स्टेट की थाली बिहार का एक व्यंजन उन्होंने पहुंचा दिया। हमारी जो मधुबनी पेंटिंग है उसको जीआई टैग देकर के राष्ट्रीय लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज उन्होंने कराया है। लीची, हमारा आम, ये तमाम चीजें। तो बिहार की जो सभ्यता संस्कृति, हमारा नालंदा विश्वविद्यालय इतना गौरवशाली हमारा वो अतीत रहा है जो खंडहर में तब्दील हो गया था, कोई सुध लेने वाला नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन रहा है और काम रहा है कि उस गौरवशाली अतीत को वैश्विक स्तर पे उन्होंने पुनर्जीवित किया है। तो वाकई में बहुत सदियों बीत जाता है सर, बहुत सदियों बीतता है, तब नीतीश कुमार जैसा कोई रहनुमा मतलब आवाम के बीच में होता है। और हम फिर कहेंगे कि हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उस रहनुमा के नीतियों का, सिद्धांतों का लाभ लेकर के हम लोगों ने न सिर्फ अपने शैक्षणिक चरित्र का, बल्कि आर्थिक चरित्र का, बल्कि हम लोगों ने अपने व्यक्तित्व का भी, एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण उनके सानिध्य में हम लोगों ने किया है। जी बिल्कुल सही आपने कहा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर पैदा। जी दीदावर पैदा। आपसे गुजारिश, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, एक और बात दूं कि बिस्मिल्लाह खां के नाम से आपके एरिया हाँ में सर, बक्सर में हाँ एक हाँ हाँ हाँ। ये पहला जुमराव में सर, कॉलेज है जो जुमराव कि में। दलित मुस्लिम के नाम पे हाँ हाँ कॉलेज का नाम रखा गया है। ये सराहनीय काम है नीतीश जी का और आपकी सरकार का और सबका। एक और काम जी करा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है हमारा, उसके लिए पुरजोर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बिहार जी में एयरपोर्ट बन रहा है, बड़े बड़े रोड बन रहे जी हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है। हमारे बाबा कौम अब्दुल कयूम अंसारी के नाम पे इसमें से 2-3 जगहों का, किसी यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया जाए, किसी हॉस्पिटल का नाम रखा जाए, किसी एयरपोर्ट का नाम रखा जाए बाबा जैसे कौम एक का। हज भवन में तो उन्होंने रखा ही है, वो तो है, अब्दुल हज कयूम भवन में आजाद। तो हाँ उसमें हाँ है, हाँ। लेकिन एक जी इंडिपेंडेंट कोई ऐसी जगह जहां नहीं पब्लिक का आना नहीं जाना। तो हाँ बिल्कुल हम लोग ऐसा हाँ। करेंगे कि एक जब आप लोग आएंगे तो एक कॉमन हम लोग चल करके प्रपोजल, प्रस्ताव उनको हम लोग देंगे कि हम जी लोग बिल्कुल मतलब हम बिल्कुल लोग की ये बिल्कुल। मांग है। अच्छा, और दूसरी उन्होंने चीज, हमेशा। जी एक और हमारा ये है, कंसर्न है कि आजकल जो हर बिरादरी में, पूरे हिंदुस्तान के, चाहे बिहार के, सब जगह सब सब कास्ट को किसी न किसी तरीके से रिजर्वेशन का फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, मंडल हो, किसी जी। तरह का है। लेकिन हर उसमें भारतीयों को आरक्षण है, हर हर भारतीयों को भारतीय को आरक्षण है। आरक्षण किसी हाँ न किसी बिल्कुल। जरिए, किसी हाँ ने, है। अब हर आदमी बिल्कुल। को भारत। जी लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ लोग फेक सर्टिफिकेट बनाकर गरीब गुरबा जो हकदार है उनका हक मारा जा रहा है। इस पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए सरकार की तरफ से। ये भी रिक्वेस्ट है हमारा आपसे। और इस जी पे थोड़ी सी चर्चा करिए पार्टी के लेवल पे, जो सरकार पे जो कंसर्न लोग हैं उनके उनके साथ इस पे बात होनी चाहिए। बाकी तो हम लोग हैं और बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही सिंसियरनेस के साथ काम हो रहा है बिहार में। और हम लोग सब लोग बिहार के फिर से 25 का नीतीश अंजुम जी को तो एक हम लोगों ने एक करके दिखा दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह जीत जी हुई। ये कमरुद्दीन भाई। अंजुम जी एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनका एक सवाल आया है कि नीट के स्टूडेंट केस मामले में सीएम का कोई बयान नहीं आया, कब मिलेगा इंसाफ? कुछ बताएंगी कुछ? हाँ नहीं देखिए, बिल्कुल वो बहुत ही दुखद घटना है और अब बहुत हम लोग इसके लिए अफसोस भी, हर किसी को अफसोस होगा। और हमारी पुलिसिंग जो है ऐसा नहीं है, इस पे मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो बच्चे की मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो हमारी सरकार को किसी ने बात नहीं किया। स्वयं उन्होंने जो पीएमसीएच का रिपोर्ट था, हमारी हमारी सरकार ने असंतुष्ट, मतलब उसको काउंटर चेक करने के लिए एम्स के पास हम लोगों ने भेजा। साथ ही साथ लेकिन आप देखेंगे कि इसमें पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन विपक्ष बिहार का इस पे राजनीति करने के लिए आमादा था। कभी पुलिस को असक्षम बता रहे, कभी कुछ कह रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी मैं मंत्री का बेटा। आज तो सदन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने कहा कि मंत्री का पुत्र इसमें इन्वॉल्व है। तो जब इतना आप जानती हैं, आप सदन के अंदर में हैं,
संवैधानिक पद पर है। आप जो चाय की दुकान पे गॉसिप जिस तरह से होता है वो सदन के अंदर गॉसिप कर रही थी। अगर आप कह रहे हैं कि मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है तो बताइए ना नाम, सेकंड भी मतलब मिनट भी नहीं लगेगा उसको गिरफ्तार करने में। तो ये चाय पे चर्चा जैसी चीजें जो रोड गली में होता है उस तरह से सदन में लीडर अपोजिशन वो कर रही है, ये अफसोसजनक है भाई। हमारी पुलिस पूरी मुस्तैदी से, और हम लोग ये विश्वास हम लोग बार बार दिला रहे हैं डिसीज के परिवार को कि चाहे अपराधी कोई भी रहे वो बचेगा नहीं, उसको पकड़ के खींच करके सलाखों के पीछे किया जाएगा और किया जाता रहा, क्योंकि हमारी सरकार की यूएसपी ही है कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रही है। और बेटियों का सम्मान, बेटियों की सुरक्षा तो हमारी प्राथमिकता ही नहीं बल्कि हमारा कमिटमेंट है, हमारी प्रतिबद्धता है, और उसके साथ हम हैं। ये अंजुम जी वो तो लास्ट में नीतीश जी का स्लोगन है, हम किसी को फंसाते नहीं, हम किसी को बचाते नहीं। बिल्कुल। और वाकई एग्जैक्ट 20 साल में आज 20 तक का साल में रिकॉर्ड है। सर 20 साल में कोई भी हम लोग चुनौती देते हैं कि एक भी ऐसा मामला ला दीजिए जिसमें सरकार या शासन प्रशासन ने हस्तक्षेप किया हो कानून को काम करने से। कानून फ्री होकर के काम करता है, कभी कोई हस्तक्षेप सत्ता के द्वारा कभी नहीं हुआ किसी भी मामले में। पुलिस भी लेकिन काफी आखिर एक्टिव आखिर रहती में है, निष्पक्ष जी जांच जी करती है। आखिर में एक रिक्वेस्ट करूंगा अंजू महाराज जी से। करीब जी करीब सर। 50 मिनट से ऊपर हुआ है, इस समय रात का माहौल है, सोने का भी समय हो गया है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से बिहार सरकार से। मुझे बड़ा दर्द होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ, खास करके पटना में भी देखा, मैं दानापुर स्टेशन गया, ई रिक्शा से, ई रिक्शा वालों से अवैध वसूली होती है, कहीं 30 रुपया, कहीं 40 रुपया, कहीं 60 रुपया। इसको जरा लगाम लगाने की कोशिश किया जाए सरकार की तरफ से, मैं सर आपके नहीं, थोड़ा माध्यम सा से। उसको जी आपको थोड़ा सा उस पे हम ये कर दे, जिसको आप अवैध वसूली कर रहे हैं सर, वो इन बिटवीन जो रिक्शा एसोसिएशन इन लोग का होता है, इन लोग का हर एक बिहार में क्या सर, एक बड़ा देश में अजीब सी चीज है, अगर 10 लोग कोई जनरेशन कोई रोजगार जनरेट नहीं हुआ कि एक एसोसिएशन बन जाता है, एक संघ बन जाता है। तो पटना में सीएनजी का एक अलग एसोसिएशन है, ई रिक्शा का एक अलग एसोसिएशन है, और ये एसोसिएशन ही अपने में अध्यक्ष सचिव सब लोगों को रखे हुआ रहता है, और उनके एसोसिएशन के द्वारा उन लोग की सहमति से ये सारे पैसे जो होता है ना, नंबरिंग लगाना और क्या करना, दुख सुख पड़ता है तो स्ट्राइक और सारी चीजें, तो उन लोग की अंडरस्टैंडिंग की चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि इसको अवैध वसूली नहीं करके आपसी उन लोग के अंडरस्टैंडिंग का वो मसला होता है। अवैध वसूली तब कहते हैं कि कोई बाहुबली या अनसोशल एलिमेंट जो होता है वो, या पुलिस हमारी वसूली कर रही तो उसको अवैध वसूली कह सकते थे। लेकिन उन लोगों की सहमति से उन लोग के एसोसिएशन अपना इन सारी चीजों को अरेंज करता है, मैनेज करता है। उसमें होना चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ वो होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए। सर लिमिट अगर से मान बाहर लीजिए जाता, हम 50 रुपया सर कोई हम मायने नहीं आप रखता। नहीं सर, अगर हम आप हैं, अब किसी एक मामले में हम और आप सहमत होते हैं, तब उसमें तीसरा अख्तर सर क्या उसमें करेंगे कि भैया आप जब सहमत है, ये सहमत है, तो मैं क्या करूं इसमें। तो मसला वही है सर, चलिए, लेकिन फिर भी चीजें आपने ध्यान आकृष्ट कराया है तो निश्चित रूप से इस चीज को देखा जाएगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों बहुत से बहुत जुड़ के। शुक्रिया। लास्ट में एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे जितने लोग भी देख रहे हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, आप लोग भी साथ में हैं, एक दुआ की रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे छोटे भाई की वाइफ जो पटना में एडमिट है, आईजीएमएस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित है, और परसों ऑपरेशन हुआ है। तो मैं चाहूंगा हमारे दोस्त हैं जो लोग हैं, दुआ करें, दुआ की दरखास्त करें, और सभी से उम्मीद रखता हूँ कि इस विषय पे दुआ करेंगे। हमारे भाई की वाइफ है, सबसे छोटा भाई है, और अभी पटना में ही है, अभी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता और लगेगा वहां पे। हालांकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, सक्सेसफुल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह शिफा दे, दुआ करते आप हैं हम लोग। आप जी। लोगों से जुड़ कर बहुत अच्छा लगा। सबका शुक्रिया, सबको धन्यवाद देता हूँ, जो लोग भी जुड़े, जो लोग भी देख रहे हैं, और आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि कीमती वक्त देकर के आए। बहुत बहुत अंजू शुक्रिया, महाराज जी को सबका हम खैर। लोग पार्लियामेंट में देखना चाहते हैं, राज्यसभा में इस साल इंशाल्लाह, विद इन 6 मंथ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आमीन। ये चाहेंगे कि अंजू महाराज जी पार्लियामेंट पहुंचे, और हमारी ये हम्म। सरकार से भी डिमांड रहेगी कि अंजू महाराज जी को अपने बिहार की तरफ से भेजा जाए पार्लियामेंट। 2 तरह के नहीं जी उसमें ये है, एक तो ये महिला कोटे से भी है, पसमानदा कोटे से भी है, पार्टी की अपनी स्ट्रांग और ये स्पोक्स पर्सन भी है, और काफी दिनों से है पार्टी में, और ना इधर देखा, ना लेफ्ट, ना राइट, ना इधर नहीं देगा, हमेशा पार्टी की तरफ से रहे। पार्टी ने जो भी सम्मान दिया, जो भी ये पोस्ट दिया, उसको बखूबी निभाया इन्होंने, तो इनका हक बनता है, और हम जैसे लोगों को इनके लिए डिमांड करना भी हमारा हक बनता है।
ये अधिकार है आप लोगों हमारा। का प्यार और मोहब्बत है आप हाँ, लोगों की मेरे लिए, हाँ, चलिए शुक्रगुजार हैं ये हम। बात तो हम बिहार सरकार तक पहुंचा देंगे, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर लोग हमारे साथ इन्वॉल्व है, जुड़े हैं, और सभी के साथ हमारी बहुत सारे लोगों के साथ बातें होती है। तो मैं ये बात तो पहुंचाऊंगा वहां तक। जाहिर सी बात है कि अंजू महाराज जी को दिल्ली पहुंचना ही चाहिए, तो जी हमारे बिहार के लिए बहुत कुछ होगा। और इंशाल्लाह। जिस तरह से वो अपनी बातें रखती हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि इनको होना ही चाहिए पार्लियामेंट में। जी बहुत जी बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। आप लोगों का, सबका धन्यवाद, जी, जी सबका बहुत खैर। बहुत अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव बंद कीजिए।